हेलो एवरीवन, लीगल बज now.com में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लीगल बज ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं और जुडिशरी प्री और मेंस पेशा के प्रश्नों का प्रतिदिन अभ्यास कर सकते हैं। तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से लीगल बज ऐप डाउनलोड करें। लीगल बज रिविजन डोज में आज CRPC 1973 से हम फिर से कुछ नया सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड, जैसा कि आपको स्क्रीन पर कुछ टर्म्स दिखाई दे रहे हैं, उनको हम सीखेंगे जिनसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे व्यक्तियों की गिरफ्तारी, यानी जो पुलिस अधिकारी द्वारा जो है या किसी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा किसी क्राइम में व्यक्तियों की गिरफ्तारी के बारे में जो है प्रोविज़न कहाँ बताए गए हैं। तो CRPC में आप याद रखें सेक्शन 41 से 60A यानी धारा 41 से 60A में व्यक्तियों की गिरफ्तारी के बारे में प्रोविज़न बताए गए हैं, जिसमें पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तारी, वारंट सहित गिरफ्तारी, बिना वारंट की गिरफ्तारी, किसी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी, ये सभी चीज़ें जो है CRPC का जो चैप्टर 5 है उसमें बताई गई है सेक्शन 41 से 60A। तो ये याद रखें, आपकी व्यक्तियों की गिरफ्तारी के बारे में CRPC में प्रोविज़न कहाँ है, चैप्टर 5 सेक्शन 41 60A तक। अब गिरफ्तारी भी एक बार हम समझ लेते हैं। गिरफ्तारी क्या होता है, यानी किसी विधिक प्राधिकारी द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता से किसी व्यक्ति को वंचित कर दिया जाना। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जो है किसी विधिक प्राधिकारी, याद रखें विधिक प्राधिकारी या कोई विधिक प्राधिकार रखने वाला कोई व्यक्ति है, वो किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार करता है तो उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित कर सकता है। तो यही व्यक्तिगत जो है व्यक्ति की गिरफ्तारी है। तो इस तरह से इसको हम समझ सकते हैं। यह नेक्स्ट टर्म है सेक्शन 41 से CRPC का। इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि मजिस्ट्रेट आदेश या वारंट के बिना क्या किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। अब यहाँ बोला गया है कि मजिस्ट्रेट के ऑर्डर या वारंट के बिना क्या किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। तो यस, किया जा सकता है। CRPC में ये प्रोविज़न है संज्ञेय अपराधों में। संज्ञेय अपराध अगर किसी क्रिमिनल ने किया है, कॉग्निजेबल ऑफेंस किसी क्रिमिनल ने किया है, तो मजिस्ट्रेट के ऑर्डर या वारंट के इश्यू बिना भी जो है उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है पुलिस अधिकारी द्वारा। और इसी तरह से असंज्ञेय जो अपराध होते हैं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होते हैं, उसमें मजिस्ट्रेट के आदेश और वारंट की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर असंज्ञेय अपराधों में जो है मजिस्ट्रेट के ऑर्डर और वारंट के बिना जो है गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। ओनली संज्ञेय अपराध में ही मजिस्ट्रेट के आदेश और वारंट के बिना गिरफ्तार किया जा सकता है। तो इसे ध्यान रखें। और संज्ञेय अपराध कहाँ बताए गए हैं, CRPC का जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें संज्ञेय अपराधों की लिस्ट बताई गई है। यानी जो गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं वो संज्ञेय अपराध होते हैं, और कम गंभीर प्रकृति के जो अपराध होते हैं वह असंज्ञेय अपराध होते हैं। तो ये याद रखें। इसी तरह से आगे की ओर बढ़ते हैं। गिरफ्तारी का वारंट। अब हमेशा याद रखें कि मजिस्ट्रेट द्वारा या कोर्ट के द्वारा जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए वारंट इशू किया जाएगा तो वह हमेशा लिखित में होना चाहिए। उसी तरह से दूसरा टर्म में न्यायालय का जो पीठासीन ऑफिसर होता है उसके द्वारा हस्ताक्षरित, यानी उस पर सिग्नेचर होने चाहिए। सील का मतलब मोहर, यानी न्यायालय की मोहर उस पर लगी होनी चाहिए। तीनों टर्म होने चाहिए। यानी कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहा है तो उसके पास जो है एक रिटर्न में जो है वारंट होना चाहिए, लिखा होना चाहिए कि भी हम इस कारण से आपको गिरफ्तार कर रहे हैं। या इसके अलावा जो न्यायालय है उसका जो पीठासीन अधिकारी है उसकी जो है उस पर हस्ताक्षर होने चाहिए नीचे, और इस तरह से उस पर न्यायालय की मोहर लगनी होनी चाहिए। तो इस तरह से ये इम्पोर्टेंट नेसेसरी एलिमेंट है गिरफ्तारी के वारंट से संबंधित। तो ये आप ध्यान रखें। इसी तरह से हम एक टर्म और की ओर बात करें तो आप इसमें काफ़ी सीख सकते हैं कि प्रवर्तन, यानी गिरफ्तारी का जो वारंट है उसका कब तक इन्फोर्स रहता है। तो या तो कोर्ट उसे रिजेक्ट कर दे भी है कि हमने उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए वारंट इशू किया था, तो कोर्ट ने जो है रिजेक्ट कर दिया अपने नेक्स्ट ऑर्डर के द्वारा। या फिर उसका एजुकेशन निष्पादन हो चुका है, यानी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए वारंट इशू किया गया है और उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो अब उसका प्रवर्तन हो चुका है। तो इसके बाद अब इसका आगे कोई कार्य नहीं है। तो इस तरह से ये नेसेसरी एलिमेंट है कि इसका प्रवर्तन कब तक रहता है, तो इसे भी आप समझें। इसी तरह से नेक्स्ट एलिमेंट आता है हमारा, आगे की ओर चलते हैं। मजिस्ट्रेट अपनी उपस्थिति में क्या किसी स्थान की तलाशी के लिए निर्देश या डायरेक्शन या ऑर्डर दे सकता है। तो यह CRPC प्रोविजन देता है 103, यानी मजिस्ट्रेट अगर अपनी उपस्थिति में भी किसी स्थान की, मान लीजिए किसी मकान में कुछ ऐसी संदिग्ध चीज़ है या कोई छुपा हुआ है कोई संदिग्ध, तो उसकी तलाशी के लिए अपनी उपस्थिति में या वहाँ पर उपस्थित है, मान लीजिए वो
मान लीजिए वो कहीं सुबह घूमने गया और वहाँ पर उसको संदिग्ध कोई दिखा है तो उसकी अपनी उपस्थिति में तलाशी के लिए ऑर्डर दे सकता है। ये सीआरपीसी इसको पावर देती है कि वो अपनी उपस्थिति में हो। ये जरूरी नहीं है कि पुलिस ही को ही तलाशी मजिस्ट्रेट जो है ऑर्डर देगा तो पुलिस तलाशी लेगी, ऐसा नहीं। मजिस्ट्रेट अपनी उपस्थिति में अगर वहाँ उपस्थित है फिजिकली रूप से तो वहाँ पर भी तलाशी के लिए जो है निर्देश दे सकता है सेक्शन 103 में। तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट है हमारा तलाशी वारंट कब इशू किए जाते हैं। तो इसके बारे में सीआरपीसी का 93 याद रखें, तलाशी वारंट कब जारी किए जाते हैं इसके बारे में जो है प्रोविज़न सेक्शन 93 में बताए गए हैं सीआरपीसी के। अब तलाशी वारंट अधिकतर जो है इशू इसलिए किए जाते हैं कि जब किसी व्यक्ति को समन भेजा जाता है कोर्ट के द्वारा कि भैया आपको फला दिन उपस्थित होना है, या कोई दस्तावेज है या कोई चीज़ है वो उपस्थित करनी है, लेकिन कोर्ट को लगता है कि ये व्यक्ति या कोई व्यक्ति है ये दस्तावेज या चीज़ों को पेश नहीं करेगा कोर्ट में। कोर्ट को संभावना पहले से पता लग गई है कि वो इस तरह का व्यक्ति है या उसकी कोई चांसेस नहीं कि वो दस्तावेज या चीज़ों को कोर्ट में पेश करेगा, या कोर्ट को लगता है कि ऐसे दस्तावेज या चीज़ किस व्यक्ति के कब्जे में यही पता नहीं लग रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जो है कोर्ट तलाशी का वारंट जारी करता है कि अब वहाँ पर जाकर हमें तलाशी लेनी चाहिए। वारंट इशू कर दिया जाता है पुलिस को कि भैया आप वहाँ जाकर तलाशी लीजिए, उस व्यक्ति को छानबीन कीजिए, वहाँ से उसको इकट्ठा कलेक्ट कीजिए चीज़ों को, दस्तावेजों को। तो इस तरह से तलाशी वारंट जारी किए जाते हैं। ये आप पूरा सेक्शन 93 में एक्सप्लेन करके पढ़ सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि तलाशी वारंट कब जारी किए जा सकते हैं, तो इसके बारे में सेक्शन 93 प्रोविज़न करता है। इस तरह से अब यहाँ पर बॉन्ड पत्र के बारे में बात कीजिए कि कुछ अपराध जैसे आपराधिक विनाश का अपराध है, आईपीसी सेक्शन 503 याद रख सकते हैं आप। रजिस्ट्री का अपराध है आईपीसी 425, हमला आईपीसी 351, आपराधिक बल आईपीसी 350। क्या इन अपराधों में मजिस्ट्रेट द्वारा जो है या सेशन जज द्वारा है परिशांति भंग करने के लिए परिशांति बनाए रखने के लिए बॉन्ड भरवाया जा सकता है क्या इन अपराधों में? तो यस, सीआरपीसी में ये प्रोविज़न है कि सेशन जज और जेएम फर्स्ट या सेशन जज या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है सेक्शन 106 के अकॉर्डिंग, सीआरपीसी का सेक्शन 106 है, उसके अकॉर्डिंग सेशन जज या जेएम फर्स्ट जो है इन अपराधों में आपराधिक अविनाश का अपराध है, रजिस्ट्री का अपराध है, हमला है, आपराधिक बल है, आपराधिक अविनाश का अपराध सेक्शन आईपीसी का सेक्शन 503 बताता है, जिसमें किसी व्यक्ति की जो है ख्याति है, संपत्ति है, उसको धमकाकर उसको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करना। इस तरह से रजिस्ट्री है, किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाकर उसकी कीमत में को कमज़ोर कर देना। इस तरह के रजिस्ट्री के अपराध होते हैं। हमला कर देना, किसी व्यक्ति को मुक्का मार दिया भैया, उसको चोट पहुंचाना, सती करना, अंग भंग कर देना, इस तरह के हमले के अपराध में। आपराधिक बल का जो अपराध है, जैसे किसी स्त्री है उसका घूंघट उठा लेना ज़बरदस्ती, उससे कुछ छेड़छाड़ करना, तो इस तरह के आपराधिक बल के जो ये अपराध होते हैं, इस तरह के अपराधों में क्या परिशांति कायम करने के लिए उस व्यक्ति से बॉन्ड भरवाया जा सकता है? यस, सीआरपीसी का सेक्शन 106 ये प्रोविज़न करता है कि सेशन जज या जेएम फर्स्ट जो है इस तरह का बॉन्ड भरवा सकता है, और ये प्रतिभू सहित और रहित भी हो सकता है, और 3 वर्ष तक के लिए ये भरवाया जा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह से नेक्स्ट है हमारा पत्नी, संतान, माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश, यानी भरण पोषण के बारे में आपको याद रखना है कि सीआरपीसी में भरण पोषण के संबंध में प्रावधान कहाँ पर है। तो सेक्शन 125 से 128 आपको उसको ध्यान रखें। धारा 125 128 में भरण पोषण के बारे में ऑर्डर के बारे में प्रोविज़न है, जिसमें पत्नी, संतान, माता पिता इनके भरण पोषण के बारे में कोर्ट ऑर्डर दे सकता है। लेकिन इसमें कुछ याद रखें कि भरण पोषण में कुछ चीज़ों को याद रखें कि जैसे मान लीजिए भरण पोषण का जो ऑर्डर दिया जा सकता है, तो उसमें जैसे विवाहित पुत्री है और उसका पति बेरोजगार है, तो उस वहाँ पर ऐसा ये अप्लाई नहीं होगा। सहोदर भाई की कंडीशन में, तलाकशुदा अगर पत्नी है जिसने दूसरा विवाह कर लिया है, तो इसी कंडीशन में जो है भरण पोषण वह नहीं ले सकती है। तो ये नेसेसरी चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। भरण पोषण का आदेश कौन देता है? जेएम फर्स्ट, याद रखें, जेएम फर्स्ट जो है भरण पोषण का जो है आदेश दे सकता है। तो इस तरह से ये नेसेसरी चीज़ें हैं जिसको आपको याद रखनी है और रिवाइज करते रहना है।
तो आज के लीगल बज रिवीजन डोज में हमने काफ़ी चीज़ों को सीखा है, जाना है। इस तरह से नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ हम नया सीखते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। और लीगल बज ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और जुडिशरी प्री और मेंस पेशा के प्रश्नों का जो है अभ्यास कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।